हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा, पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के बारे में। ये कहता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब ये इतना भारी भरकम नाम क्या होता है, ये महालेखा परीक्षक नियंत्रक क्या होता है? तो इसके संबंध में हम समझ लें कि आप ऑडिटर को तो जानते होंगे, जो ऑडिट करता है। विभिन्न कंपनियों के ऑडिट करने का काम ऑडिटर का होता है। ऑडिटर क्या काम करता है? ऑडिटर काम करता है हिसाब देखने का, लेखा जोखा परीक्षण करने का जो अधिकार होता है वो ऑडिटर का होता है। ऑडिटर एक सरकारी आदमी होता है। ऑडिट क्यों करता है? वह ऑडिट इसलिए करता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक में, संस्थाओं में यदि कोई घपला हुआ है, यदि कोई घोटाला हुआ है तो उससे संबंधित यदि कागज़ों की जांच की जाएगी, हिसाब की जांच की जाएगी, तो भैया ये देखा जाएगा ना कि मान लेते हैं कि किसी काम में 200 रुपये खर्च होने चाहिए थे और उस काम में 2000 रुपये खर्च हो गए, तो इसका लेखा जोखा का जो परीक्षण करने का जो अधिकार है वो ऑडिटर का होता है। बड़े बड़े ऑडिटर भी होते हैं और छोटे छोटे ऑडिटर भी होते हैं। छोटी छोटी कंपनियों के लिए छोटे छोटे ऑडिटर भेज दिए जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए बड़े बड़े ऑडिटरों के माध्यम से काम करवाया जाता है। मान लेते हैं कि कोई 2000 करोड़ रुपए की कोई सड़क निर्माण होना है, कोई पुल निर्माण होना है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होना है, तब ऐसे समय में बड़े बड़े ऑडिटर के माध्यम से काम किया जाता है। सरकार की तरफ से पैसा दे दिया गया, बजट पास कर दिया गया कि भैया 200 करोड़ रुपए में एक पुल तैयार होना है और पुल तैयार होने के लिए जो है 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे करके ठेकेदार को 200 करोड़ रुपए दे भी दिए गए। अब वो 200 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ कितने कितने खर्च कर रहा है और किस प्रकार से सड़क का निर्माण कर रहा है, किस क्वालिटी की सड़क बन रही है, रेत कितनी आ गई, गिट्टी कितनी आ गई, कितने रुपए की आ गई, इन सब की जो जाँच करने का अधिकार है ये ऑडिटर करेगा। अब राज्यों के ऑडिटर करने के लिए राज्य के विशेष ऑडिटर रखे जाते हैं और जिलों के लिए अलग हैं और तहसील स्तर के लिए अलग हैं। इसी प्रकार से यदि अपन पूरे भारत का देखें तो पूरे भारत का एक महालेखा परीक्षक होता है, नियंत्रक होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के माध्यम से जो काम किए गए हैं उन सभी कामों की जांच करने का, उन सभी कामों के हिसाब किताब करने का जो अधिकार होता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को यदि हम अंग्रेजी में बोलें तो उसको बोलेंगे कंप्ट्रोलर और क्या कहेंगे, एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि वो ऑडिटर है किसका? इंडिया का ऑडिटर है। पूरे के पूरे भारत में जितने भी राज्यों में जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी छोटे ऑडिटर हों चाहे बड़े ऑडिटर हों, वो सारे के सारे जो है इस व्यक्ति के अंतर्गत काम करते हैं, यानी कि बड़े ऑडिटर के अंतर्गत ये काम करते हैं। तो ये जो भारी भरकम नाम हम सुन रहे हैं ना, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सबसे बड़ा ऑडिटर, इसको समझ लो, ये सभी तरह की जाँच वगैरह करता है। और ये अपनी जाँच रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? ये अपनी जांच रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इसको संसद में रख देता है कि भैया ये ऑडिटर ने जो जांच करी है चेक कर लो जरा, सही है कि नहीं है। तो संसद उसकी जांच करती है, संसद के दोनों सदनों में उसको रखा जाता है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151, 4 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। हम जो है सबसे पहले अध्ययन कर रहे हैं 148 महालेखा परीक्षक कौन होगा, इसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट दिए हैं। इसमें ये बताया गया है कि भैया जो है ये व्यक्ति कौन होगा, क्या काम करेगा, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, इसको हटाया कैसे जाएगा, इसके वेतन भत्ते कितने होंगे, इस संबंध में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में बताया गया। इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। शॉर्ट में यदि अपन बात करें तो CAG, C का मतलब कंप्ट्रोलर, A का मतलब ऑडिटर और G का मतलब जनरल।
तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जो होता है उसको CAG अपन कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन इसका बड़ा नाम क्या आएगा हिंदी में यदि बोलें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, यानी इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और उसे उसके पद से केवल उस रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि इसका जो पावर, कितना बड़ा पावर है इसका, मतलब यदि इसको हटाना है तो ऐसे हटाया जाएगा, कैसे, जैसे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है वैसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चला करके ही उसको हटाया जा सकता है, वैसे उसको नहीं हटाया जा सकता। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से राष्ट्रपति या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। यानी कि राष्ट्रपति यदि किसी महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है तो वह तीसरी अनुसूची में जो शपथ का एक प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा और प्रतिज्ञान करेगा। शपथ ग्रहण करेगा मतलब वैसे ही शपथ ग्रहण करेगा जैसे राष्ट्रपति है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, प्रधानमंत्री हैं, ये लोग जिस प्रकार से शपथ लेते हैं ना कि मैं जो है भारत के महापरीक्षक के रूप में ईश्वर की शपथ लेता हूँ, कि इस प्रकार की जो शपथ का एक प्रारूप दिया गया है वो प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया और उस तीसरी अनुसूची के अनुसार इस व्यक्ति को शपथ ग्रहण करना है। पॉइंट नंबर 3 दिया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी संसद यदि कोई कानून बनाएगी उसके अनुसार वेतन और भत्ते महालेखा परीक्षक को दिए जाएंगे। जब तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं, यानी कि यदि संसद विधि द्वारा अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसी होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। जो दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ते दिए गए हैं उस अनुसार उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि महालेखा परीक्षक का जो वेतन है वो लगभग समझ लो कि आज 90,000 रुपये के समथिंग में है। 90,000 रुपये प्रति माह की दर से महालेखा परीक्षक को वेतन मिलता है, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट भी है। दूसरी अनुसूची में पहले कम था, अब संशोधन करते करते धीरे धीरे करके वेतन जो है 90,000 रुपये पहुँच गया। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों और उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यानी कि वेतन में, छुट्टी में, पेंशन में और उसकी सेवानिवृत्ति में, यानी कि उसके जो है उसको निवृत्त कर दिया जाए, यानी कि उसको जो है पेंशनर बनाया जाए, यानी कि उसको छुट्टी दे दी जाए। कुल मिला के ये कि जो है उसको जो है वो अपने पद को कब तक धारण कर सकता है, तो महालेखा परीक्षक जो है अपने पद को 65 वर्ष की आयु तक धारण कर सकता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि उसको वेतन कितना मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया 90,000 मिल रहा है। अब 90,000 से 91,000 तो किया जा सकता है, लेकिन 89,000 यानी कम नहीं किया जा सकता, उन 90,000 नहीं किया जाएगा। यानी कि इस पॉइंट में ये लिख दिया गया कि चाहे वेतन हो, भत्ते हो, अनुपस्थिति हो, छुट्टी हो, निवृत्ति हो, पेंशन हो या आयु के संबंध में हो, तो उन अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। यानी कि परिवर्तन किए जाएंगे तो लाभकारी परिवर्तन किए जा सकते हैं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी छुट्टी में कटौती नहीं की जा सकती, उसकी आयु सीमा में कटौती नहीं की जा सकती, वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। यानी कि बढ़ के तो मिल सकता है लेकिन घट के कुछ नहीं मिलेगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात
भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। यानी कि महालेखा परीक्षक जो है, यदि एक बार अपने पद को धारण कर ले और फिर वह उस पद पे ना रहे, तो वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद को धारण नहीं करेगा, फिर उसके लिए वह अयोग्य हो जाएगा और वह किसी भी पद को धारण फिर नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 5 बताता है कि इस संविधान और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, या तो इस संविधान के द्वारा कोई विधि बनाई गई हो या संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि संसद को ही सारी विधियां, सारे कानून बनाने का अधिकार पूरी की पूरी संसद को होता है। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरी जो बात है वो राष्ट्रपति है। यानी संसद 3 लोगों से मिलकर के बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और जितने भी कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है, वो संसद के पास होता है। तो या तो इस संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग की सेवा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सेवा की शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से में विहित की जाएं। यानी कि महालेखा परीक्षक जो है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जो लेखा संबंधी यानी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी नियम हैं उनसे, अकाउंट से रिलेटेड यानी कि खाते से रिलेटेड जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे नियम महालेखा परीक्षक की सहमति से, अनुमति से राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जा सकते हैं। संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन या इस संविधान के द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन ऐसा किया जा सकता है। क्योंकि भारत का महालेखा परीक्षक यदि है तो भारत के महालेखा परीक्षक के बाद नंबर आएगा राज्य के महालेखा परीक्षक। जितने भी राज्य हैं इन सब का एक एक महालेखा परीक्षक होगा। इसके अलावा में जो है जिलों में अलग होंगे और तहसील स्तर पर अलग होंगे, छोटे छोटे स्तर पर। यानी कि सबसे बड़ा जो होगा वो होगा भारत का महालेखा परीक्षक। उसकी सहमति से, उसके ही परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति कुछ नियम वगैरह बना सकता है इस संबंध में जो लेखाओं से रिलेटेड होंगे। लेखा मतलब अकाउंट से रिलेटेड होंगे। अकाउंट मतलब कुछ बड़े अकाउंट भी होते हैं, कुछ छोटे अकाउंट भी होते हैं, कुछ हिसाब किताब के मामले में जो है कुछ बड़े हिसाब भी होते हैं, छोटे हिसाब भी होते हैं। तो इसलिए ऑडिटर का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि ऑडिटर नहीं होगा तो हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाएगी, घोटाले होंगे, और इसके अलावा में घोटाले होंगे तो उसका कोई नियंत्रक नहीं होगा, और यदि नियंत्रक नहीं होगा तो फिर उसका हिसाब किताब देखेगा ही कौन। किसी ने कह दिया कि भैया 500 करोड़ रुपए इस काम में खर्च हो रहे हैं, हो जान दो भैया, कोई बात नहीं। अब 500 रुपये करोड़ कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया लगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं। क्यों? क्योंकि हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति नहीं है। इसलिए महालेखा परीक्षक होना ज़रूरी है, इसलिए कंट्रोलर होना ज़रूरी है, और कुल मिला के ऑडिटर इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस कार्यालय की सेवा करने किए जाने वाले व्यक्ति या उनके संबंध में संदाय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। यानी कि महालेखा परीक्षक के अंतर्गत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते हैं, उनके जो भी खर्चे हैं वो भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और भारत की संचित निधि पर भारित यदि कोई ऐसा है तो उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, है ना। मतलब अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किए जा सकते। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें
ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।